नमस्कार दोस्तों। सोचिए आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या किसी भी ऐसे राज्य के नागरिक हैं जहां की मुख्य भाषा हिंदी है। आप कुछ बेहतर पैसे कमाने और एक अच्छी जिंदगी की उम्मीद में अपना घर, अपना गांव छोड़कर मुंबई या दक्षिण भारत के किसी शहर में जाते हैं। आप मुंबई पहुंचते हैं, एक नई दुनिया, नई उम्मीदें, लेकिन जल्द ही आपको सुनने को मिलता है यहाँ रहना है तो मराठी सीखो। दक्षिण भारत में आपको कहा जाता है तमिल या तेलुगु सीखो। अगर हमारे राज्य में रहना है तो यहाँ की भाषा को सीखो, वरना अपना काम धंधा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। बात सिर्फ यहाँ तक होती तो भी ठीक थी। कई बार तो धमकी, मारपीट और हिंसा की घटनाएं भी सामने आती हैं। आपने ऐसी कई वीडियोस देखे होंगे जहां लोगों को अपनी भाषा के कारण निशाना बनाया गया है। भारत देश जो हमेशा से अनेकता में एकता को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता रहा है, आज वही विविधता उसे एक नई चुनौती की ओर धकेल रहा है। हिंदी लगभग 43.63% आबादी की मातृभाषा है। इसका मतलब है कि 52.83 करोड़ लोग बोलते हैं इसे। भारत में भाषा को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें आज़ादी से पहले और संविधान निर्माण के समय तक जाती हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर गंभीर मतभेद सामने आए। महात्मा गांधी जैसे नेता हिंदी या हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखते थे, लेकिन गैर हिंदी भाषी राज्यों, विशेषकर दक्षिण भारत के राज्यों को लगा कि हिंदी उन पर थोपी जा रही है। उन्हें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व और सरकारी नौकरियों में अवसरों को कम होने का डर था। इस विवाद को सुलझाने के लिए संविधान निर्माताओं ने एक संतुलित रास्ता अपनाया। हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन यह भी तय हुआ कि अगले 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाजों में जारी रहेगा। 1965 के बाद संसद को यह तय करना था कि अंग्रेजी को जारी रखा जाए या नहीं। 1960 के दशक में जब अंग्रेजी को हटाने की बात हुई तो तमिलनाडु में हिंदी विरोधी हिंसक आंदोलन हुए। इन आंदोलनों में केंद्र सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में जारी रखने का प्रावधान किया गया। असम, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में भी भाषाई पहचान को लेकर संघर्ष हुए। हाल के वर्षों में भाषा को लेकर कई छोटी बड़ी घटनाएं सामने आई हैं जो इस बढ़ते तनाव को दर्शाती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दही के पैकेट पर दही लिखने के आदेश दिया, जिसके बाद दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु और कर्नाटक में तीखी प्रतिक्रिया हुई। लोगों ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश बताई। बाद में FSSAI ने स्पष्ट किया कि कर्ड के साथ स्थानीय शब्दों जैसे कि मोसरू कन्नड़ और ताइर तमिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दिखाता है कि जरा सी बात पर भी लोग कितने संवेदनशील होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को एक अनिवार्य तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव लाया था। अप्रैल 2024 में यह खबर सामने आई कि राज्य सरकार शिक्षा नीति में बदलाव कर रही है, जिसके तहत अंग्रेजी और मराठी के अलावा हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पूरे भारत में भाषाई एकरूपता को बढ़ावा देना बताया गया। हालांकि इस प्रस्ताव के आते ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं। कई क्षेत्रीय संगठनों और मराठी भाषा प्रेमियों ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला बताया। उनका तर्क था कि इससे मराठी भाषा की महत्व और कम होगा और गैर मराठी भाषी छात्रों पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। विपक्षी दलों ने भी इसे हिंदी थोपने का केंद्र सरकार की कोशिश करार दी। व्यापक विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद महाराष्ट्र सरकार को अपने इस फैसले से पीछे हटना पड़ा। जुलाई 2025 में यह घोषणा की गई कि हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है। अब स्कूलों को अपनी पसंद की कोई भी तीसरी भाषा के रूप में चुनने की छूट जारी रहेगी। यह घटना दर्शाती है कि भाषा का मुद्दा भारत में कितना संवेदनशील है और कैसे कोई भी फैसला जो भाषाई पहचान से जुड़ा हो तुरंत बड़े विवाद के रूप में हो सकता है। महाराष्ट्र में अक्सर मराठी भाषा को लेकर विवाद होते रहते हैं। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसी पार्टियों स्थानीय मराठी पहचान पर जोर देती हैं और बाहरी भाषाओं, खासकर हिंदी के बढ़ते प्रभाव को विरोध करती हैं। मुंबई में अक्सर उत्तर भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया जाता रहा है और उन्हें मराठी सीखने और स्थानीय संस्कृति अपनाने के लिए दबाव डाला जाता है। ऐसी खबरें आम रही हैं कि कुछ समूह या नेता यह धमकी देते हैं कि अगर दूसरे राज्यों के लोग मराठी नहीं बोलेंगे तो उन्हें मारा जाएगा या मुंबई से भगा दिया जाएगा। अतीत में दुकानों और ऑटो रिक्शे पर लगे गैर मराठी साइन बोर्डों को तोड़फोड़ करने की घटनाएं भी सामने आई हैं। ये घटना न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में डर और विभाजन का माहौल भी पैदा करती हैं। दुखद बात यह है कि ये धमकियां सिर्फ धमकियां नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सिर्फ हिंदी बोलने के कारण लोगों पर हमला किया गया है।
उनके साथ मारपीट की गई है। उदाहरण के लिए 2008 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई में और अन्य शहरों में उत्तर भारतीय प्रवासी के किए गए हमले सुर्खियों में रहे थे। रेलवे भर्ती परीक्षा देने गए छात्रों पर निशाना बनाया गया था, उनकी पिटाई की गई थी और उन्हें भगा दिया गया था। मुंबई और पुणे में कुछ दुकानदारों पर ग्राहकों को मराठी ना बोलने के कारण पीटे जाने की खबर सामने आई थी, जैसे कि मीरा रोड की घटना थी। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि कैसे कुछ लोग भाषा के मुद्दे को इस्तेमाल करके अपनी नेतागिरी चमकाते आ रहे हैं, इसका फायदा उठाते आ रहे हैं। गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जो कि यहाँ के गरीब हैं, जो कि उत्तर प्रदेश बिहार के किसान हैं, जो कि गरीब हैं, बाहर जाके कमाना चाहते हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको मराठी सीखने पे मजबूर किया जा रहा है, ना सीखने पर मारा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? दोस्तों, ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है, इसको एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए मैंने पार्ट 2 सोच कर रखा है, जो कि जल्द ही आपके पास आएगा। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी लिख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।